अब हम पढ़ेंगे स्पर्श अथवा संपर्क कोण एंगल ऑफ कांटेक्ट। हमने यहाँ पर लिखा है सामान्यतया जब कोई द्रव किसी ठोस के संपर्क में आता है तो उसका तल वक्राकार हो जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। तो यहाँ पर डिफिनीशन देखिए, द्रव व ठोस के स्पर्श बिंदु से द्रव के पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा तथा ठोस के पृष्ठ पर द्रव के अंदर की ओर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच बने कोण को ठोस व द्रव के लिए स्पर्श कोण कहते हैं। इसे थीटा से प्रदर्शित किया जाता है। कुछ कंडीशन भी हैं, यहाँ कंडीशन भी देख लीजिए जिसे हम नोट के पॉइंट में लिख दिए हैं। जो द्रव ठोस के तल को भिगो देते हैं उनके लिए स्पर्श कोण न्यून कोण होता है, यानी थीटा का मान 90 से कम होता है। जो द्रव ठोस के तल को नहीं भिगोते हैं उनके लिए स्पर्श कोण अधिक कोण होता है, यानी थीटा वहाँ 90 से ज़्यादा होता है। इसके बाद द्रव की बूंद के भीतर आधिक्य दाब का परिकलन करेंगे कि आधिक्य दाब कितना होगा। तो इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है, वो आप देख लीजिए। यहाँ पर माना बूंद के बाहर दाब P, ये हमने एक बूंद ले ली है यहाँ पर, इसके बाहर हमने दाब यहाँ पर P मान लिया है और अंदर का जो दाब है वो P प्लस स्मॉल p हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, माना द्रव की किसी बूंद की त्रिज्या, ये एक बूंद है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R तथा द्रव का प्रस्थ तनाव कैपिटल T है, जो चित्र में प्रदर्शित है। हम जानते हैं कि प्रस्थ तनाव के कारण बूंद अपने पृष्ठ के क्षेत्रफल को न्यूनतम रखने का प्रयास करती है। इसका अर्थ यह है कि प्रस्थ तनाव के कारण बूंद के पृष्ठ पर पृष्ठ के लंबवत एक बल बूंद के केंद्र की ओर कार्य करता है। चूँकि बूंद के भीतर का दाब बूंद के बाहर के वायु दाब तथा पृष्ठ तनाव के कारण एकांक क्षेत्रफल पर भीतर की ओर लगने वाला बल दोनों को संतुलित करता है, अतः स्पष्ट है कि बूंद के भीतर का दाब बाहर के दाब की तुलना में अधिक होगा। इसीलिए हमने यहाँ पर कैपिटल P प्लस स्मॉल p लिखा है। ये बूंद के अंदर का दाब है। तो कितना अंदर का दाब कितना अधिक होता है, जिसे हम आधिक्य दाब कहते हैं, वही हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो हमने लिखा है कि माना यह आधिक्य दाब बाहर की ओर बूंद के पृष्ठ को डेल्टा R दूरी तक ढकेलता है। तो आधिक्य दाब द्वारा कृत कार्य निकालेंगे। तो W इक्वल टू आधिक्य दाब के कारण बल इंटू विस्थापन हो जाएगा। अब इसको हम अगर बल की उसके रिस्पेक्ट में लिखते हैं, उसके दाब के रिस्पेक्ट में अगर हम लिखते हैं तो आधिक्य दाब इंटू क्षेत्रफल हो जाएगा, इंटू विस्थापन रहेगा। तो यहाँ से देखिए आधिक्य दाब कितना हो रहा है, वो हमने स्मॉल p लिया है, और क्षेत्रफल चूँकि बूंद गोलाकार होगी तो 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगी, इंटू विस्थापन कितना हो रहा है, डेल्टा r हो रहा है। ये समीकरण 1 बन जाएगी। अब हम बूंद के पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि निकालेंगे यानी डेल्टा A निकालेंगे। तो डेल्टा A बराबर 4 पाई r प्लस डेल्टा r का होल स्क्वायर माइनस 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से फाइनली हमें ये मिलेगा, चूँकि डेल्टा R जो है वो कैपिटल R के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है, तो डेल्टा R के टर्म को हम नेग्लेक्टेबल मान लेंगे, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो फाइनली मिलेगा डेल्टा A बराबर 8 पाई r इंटू डेल्टा R मिल जाएगा। अब बूंद की पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि कितनी होगी, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि इंटू पृष्ठ तनाव, जो अभी हमने बताया आपको। तो पृष्ठ का जो क्षेत्रफल में वृद्धि है वो 8 पाई r इंटू डेल्टा R है, और पृष्ठ तनाव हमारा कैपिटल T है। तो समीकरण 1 और 2 की सहायता से इनको हम बराबर करेंगे। बराबर करने के बाद हम इसे फाइनली हल करते हैं, तो स्मॉल p बराबर 2T/r हमें मिलता है। यही आधिक्य दाब होता है। इसके बाद साबुन के बुलबुले के भीतर आधिक्य दाब अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो साबुन के बुलबुले के भीतर जो आधिक्य दाब हमें मिलता है वो स्मॉल p बराबर 4T/r हो जाता है। यहाँ दो पृष्ठ बन जाते हैं,
तो ये डेरिवेशन है, एक आपकी बुक में दिया गया है, तो ये आप अपनी किताब से पेज नंबर 77 पर है, वहाँ से आप इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। इसी जो अभी हमने डेरिवेशन बताया है उसी के आधार पर ये बिल्कुल वैसा ही डेरिवेशन है, बस एक जगह पर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला टॉपिक है कि केशकात्व क्या होता है। तो अब हम केशकात्व के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, लैटिन भाषा में शब्द कैपिला का अर्थ है केश अर्थात बाल। कांच की ऐसी नली जिसका आंतरिक व्यास केश के समान अत्यंत सूक्ष्म हो केशनली कहलाती है। किसी केशनली में द्रव के तल के ऊपर चढ़ने अथवा नीचे गिरने की घटना को केशकात्व कहते हैं। तो ये डिफिनीशन आप याद रखिएगा। केशनली जितनी पतली होती है उसमें द्रव का तल बाहरी तल से उतना ही अधिक ऊपर उठता अथवा नीचे गिरता है। इसके बाद एक छोटा सा डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन इम्पॉर्टेंट भी है आपके एग्ज़ाम के लिए। केशनली में ऊपर चढ़ने वाले अथवा नीचे गिरने वाले द्रव स्तंभ की ऊंचाई के लिए व्यंजक क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए हमने केशनली बना दी है, उसके आधार पर हम यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हैं जिससे आप समझने की कोशिश कीजिएगा। माना स्मॉल आर त्रिज्या की ये केशनली को रो घनत्व, ये जो जल इसमें जो द्रव भरा गया है, जो द्रव है उसका घनत्व रो है, रो घनत्व के द्रव में ऊर्ध्वाधर सीधा खड़ा करने पर उसमें द्रव स्तंभ बाहरी तल की अपेक्षा, ये आप देख सकते हैं, बाहरी तल की अपेक्षा स्मॉल h ऊंचाई तक उठ जाता है, जो आपको चित्र बी में प्रदर्शित किया गया है। यदि केशनली में द्रव का तल अवतल आकृति का है, ये देखिए अवतल आकृति का है, तब चित्र ए में द्रव के अवतल पृष्ठ के ठीक नीचे बिंदु बी पर बाह्य दाब P से 2T - R कम हो जाता है। यहाँ पर हमने ये पॉइंट लिख भी दिया है। इस दाब पूर्ति के लिए केशनली में द्रव स्तंभ कुछ ऊपर उठ जाता है। साम्यावस्था में ऊपर उठे द्रव स्तंभ का दाब 2T/R के ठीक बराबर होता है। इसी आधार पर ये डेरिवेशन किया जाएगा। तो केशनली में ऊपर चढ़े अतिरिक्त द्रव स्तंभ का दाब कितना होगा, तो जैसा कि हमने पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं, H/ρg होता है। साम्यावस्था में ये 2T/R के बराबर होगा, तो ये समीकरण 1 हो जाएगी। अब देखिए हम यहाँ से कैपिटल R को स्मॉल r के शब्दों में लिखेंगे। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं, इस फिगर में यहाँ पर जो ये फिगर हमने बनाया है, ये इसमें देखिए ये आपका प्रस्तनाव है। ये जो यहाँ पर लिखा गया है कैपिटल R और ये यहाँ पर स्मॉल r लिखा गया है। तो स्मॉल r जो है वो केशनली की त्रिज्या है और कैपिटल R द्रव तल के लिए है, द्रव तल की वक्रता त्रिज्या है। तो यहाँ से अगर हम cos थीटा लिखते हैं तो cos थीटा आधार बटे कर्ण हो जाएगा, यानी R/कैपिटल R हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है, ये आप देख सकते हैं R बराबर स्मॉल r/cos थीटा यहाँ से निकाला जा सकता है। तो समीकरण 1 में कैपिटल R की जगह पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो H बराबर 2T cos θ/R/ρg हो जाता है। तो ये डेरिवेशन इम्पॉर्टेंट भी है और याद भी रखिएगा। केशकात्व के कुछ उदाहरण भी हैं, जैसे लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बत्ती को धागों के बीच बनी केशनलियों द्वारा ही ऊपर चढ़ता रहता है। दूसरा उदाहरण हम ये दे सकते हैं कि खेतों में या पेड़ों व पौधों में बनी असंख्य केशनलियों में जल चढ़कर उनके विभिन्न भागों तक पहुंचता है। इसके बाद हमने कुछ न्यूमेरिकल लिए हैं बच्चों, तो ये न्यूमेरिकल भी देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट हैं।
दो सीधे 10 सेंटीमीटर लंबाई वाले समांतर तारों के बीच जो 0.5 सेंटीमीटर दूर हैं एक जल की फिल्म बनाई जाती है। यदि तारों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर बढ़ाई जाए, यानी ये डेल्टा जो अभी हमने लिया था डेल्टा आर, उसकी वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, यानी डेल्टा एक्स हमने यहाँ पर मानी है, डेल्टा एक्स 1 मिलीमीटर, तो कितना कार्य करना पड़ेगा। तो देखिए एल का मान यहाँ 10 सेंटीमीटर हो जाएगा और डेल्टा एक्स का मान 1 मिलीमीटर हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्षेत्रफल में वृद्धि यानी डेल्टा ए कैलकुलेट करेंगे। चूँकि ये मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर को मीटर में बदलेंगे, तो 10⁻³ से गुणा करेंगे तो फाइनली ये मिलेगा। डेल्टा ए बराबर एल इंटू डेल्टा एक्स हो जाएगा, तो हमें फाइनली ये डेल्टा ए की वैल्यू 10⁻⁴ मीटर मिलेगी। जब हम कार्य निकालेंगे तो 2 इंटू टी इंटू डेल्टा ए लिखेंगे यहाँ पे 2 पृष्ठ बन जाते हैं, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा जाएगा। फाइनली हल करेंगे तो 1.44 इंटू 10⁻⁵ जूल हमें आंसर मिलेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपकी बुक यानी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं। साबुन के घोल की एक फिल्म का क्षेत्रफल 50 वर्ग सेंटीमीटर तक बढ़ाने में 3 × 10⁻⁴ जूल कार्य करना पड़ता है। साबुन के घोल का प्रस्थ तनाव ज्ञात कीजिए, यानी कैपिटल टी का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम डेल्टा ए निकालेंगे, यानी A2 - A1 करेंगे। 50 वर्ग सेंटीमीटर मीटर में बदल देंगे तो फाइनली ये मिलेगा। A2 के लिए हमें ये मिल जाएगा। अब हम A2 - A1 कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा ए बराबर 50 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर मिलेगा। कार्य यहाँ पर दिया गया है 3 × 10⁻⁴ जूल है, ये लिख दिया। तो W बराबर क्या लिखा जा सकता है, 2 पृष्ठ होंगे तो 2 पृष्ठों के क्षेत्रफल लिखेंगे तो T इंटू 2 इंटू डेल्टा ए होगा। ये पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि साबुन के घोल की बात की गई यहाँ पर। तो T = W/2 इंटू डेल्टा ए हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, हल करेंगे तो 3 × 10⁻² हमें मिलेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा।